This right here is the Royal Enfield's brand new offering। उनकी एक नई नवीली मोटरसाइकिल जो कि एक नई नवीली जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई है। मतलब जिन्हें क्लासिक भी चाहिए, मतलब रेट्रो स्टाइल भी चाहिए, थोड़ा नयापन भी चाहिए, तो उसी वजह से कलर कॉम्बिनेशन के साथ में भी और स्टाइलिंग वाइज भी इन्होंने वो कुछ करने की कोशिश की है जो इन्होंने बहुत ज़्यादा आम तौर पे नहीं किया है। अब ये क्या नई जनरेशन या नई जनता को अट्रैक्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो तो समय बताएगा। मैं आपको बताऊंगा कि मुझे इस मोटरसाइकिल में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा। What are the positives and big negatives? नमस्कार खमगणी दिव्य सज्जनों, my name is Vikas Yogi. You're watching us in studio and here's everything that you need to know about the Royal Enfield Hunter 350. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much. Alright, now let's talk about the most important bit and that is the performance। क्योंकि डिज़ाइन के बारे में, लुक्स के बारे में आप पहले भी सुन चुके हैं इसी चैनल पे भी और बाकी चैनल्स पे भी आपने सुना होगा। पर अभी बात कर रहे हैं हम परफॉर्मेंस की कि भैया कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, क्या जो इसकी पोजीशनिंग है कि भैया यंग जनता को भी हमें टारगेट करना है, फिर साथ में थोड़ा क्लासिक एलिमेंट देखने वाले जो लोग हैं उनको भी टारगेट करना है, तो क्या ये एक सही कॉम्प्रोमाइज़ क्रिएट कर पाए हैं? क्योंकि ऑफकोर्स या तो आप क्लासिक कंप्लीटली बनाते हो या फिर आप थोड़ा स्पोर्टी एलिमेंट उसमें देते हो, बट अगर आप फ्यूजन कर रहे हो तो आपको परफेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो कितने परफेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हमें लगे और कितने इम्परफेक्ट लगे, मतलब कितना चीज़ें मुझे अच्छी लगी इस बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में और कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं लगी उसके बारे में बात करते हैं। पर उससे पहले आपको बता देता हूँ, बेसिक्स आपके क्लियर कर देता हूँ। इसका जो प्लेटफॉर्म है, जो फ्रेम है, वो एग्जैक्टली सेम प्लेटफॉर्म है जो कि हमने नई क्लासिक 350 में देखा और मीटियोर में देखा है। जे सीरीज़ का आपको 350cc इंजन मिलता है जो कि रॉयल इनफील्ड का ब्रांड न्यू इंजन है। पुराने वाले से उसका एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है, हर मामले में वो नया है और बहुत ज़्यादा रिफाइंड भी पाया गया है। पावर आउटपुट फिगर्स की अगर आप बात करोगे तो 20.2 bhp की मैक्सिमम पावर वो निकालता है और 27 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क वो निकालता है। तो ये तो हो गए सब नंबर्स की बातें और आपको एक 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है। अब बात करते हैं कौन सी चीज़ें मुझे पसंद आई इस बाइक में। सबसे पहले तो वेट सेविंग जो है इस मोटरसाइकिल की वो काबिले तारीफ़ है। अब उसके लिए क्या कुछ किया गया, ऑफ कोर्स कई पैनल्स हैं जिनमें प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है। आप पीछे की तरह देखोगे तो ये भी प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है। इनफैक्ट ये वाला जो पार्ट है ये भी प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है। कुछ कुछ जगह पे मेटल भी ऑफ कोर्स इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि टैंक ऑफ कोर्स आपको मेटल देना पड़ता है, बट कई मैन्युफैक्चरर्स उसमें भी प्लास्टिक एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। प्लस इसका व्हील बेस थोड़ा कम किया गया, लगभग 20 मिलीमीटर कम किया गया है। अगर आप क्लासिक 350 से कंपेयर करोगे या मीटियोर से कंपेयर करोगे तो 20 से 30 का आसपास का फर्क आ जाता है, जो कि एक मोटरसाइकिल में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो व्हील बेस कम हो गया है। फिर मैंने बोला कि कई जगह प्लास्टिक पार्ट्स का इस्तेमाल हुआ है। फिर आप टायर साइज़ की अगर बात करोगे तो 17 इंचेस आपको दिए गए हैं, इंस्टेड 19 इंचेस जो आपको क्लासिक 350 या मीटियोर में मिलते हैं वो नहीं दिए गए हैं। प्लस कई सारे और चेंजेस जो कि इसे लाइट वेट बनाते हैं। लगभग 15 से 18 किलो इसका वेट कम हुआ है। अगर आप क्लासिक या मीटियोर दोनों से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट उसी बॉलपार्क फिगर में जाएगा। नाउ व्हाट डज दैट हेल्प? दैट हेल्प्स दिस मोटरसाइकिल बिकम मोर फ्लेक्सिबल। मतलब मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम मैंने किस रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल के लिए ये बोला होगा कि भैया इसे शहर में चलाना बहुत आसान है, शार्प टर्न्स आपको लेने हो तो बहुत आसान है। क्योंकि जैसे मैंने कहा व्हील बेस कम हुआ है और व्हील बेस कम होने का एडवांटेज यही है कि आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल एक बाइक को बना सकते हो। प्लस वेट सेविंग जो है वो और ज़्यादा ऐड करते हैं उन चीज़ों में। प्लस ओवरऑल शेप जो है वो काफ़ी नैरो, स्पेशली ये जो टैंक है, ये जो नी रिसेसेस हैं, मैं जब ऐसे बैठ रहा हूँ जो मेरे नी आ रहा है तो काफ़ी नैरो मेरे को वो चीज़ दे रहा है, जिसकी वजह से इसे शहर में चलाना बहुत आसान है। और हमने बैंकॉक में इसे पूरी रात चलाया, छोटी छोटी गलियों से निकाला, कई नाइट मार्केट्स हैं वहाँ से निकाला और कहीं पर भी 1% हमें दिक्कत नहीं हुई है, जो कि यूजुअली इनकी कई और मोटरसाइकिल्स में दिक्कत होती है। क्योंकि आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो, मतलब बेसिक फिजिक्स है वो, कि अगर व्हील बेस आप बढ़ाओगे अगर किसी भी मोटरसाइकिल का, तो व्हील बेस बढ़ाओगे तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ती है, बट उससे फ्लेक्सिबिलिटी जो है, जो आपका स्टीयरिंग एंगल है, वो उसमें एफर्ट ज़्यादा लगेगा, हमेशा आपका फोर्स ज़्यादा लगेगा, वो यहाँ पे कम लग रहा है। तो ओवरऑल आपको एक बहुत ही अनयूजुअल रॉयल एनफील्ड ये लगने वाली है।
और एक अच्छी बात है कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी स्टैंड दिया हो। हाँ, कुछ कुछ स्पोर्टी स्टैंड देने की कोशिश इन्होंने की है, जैसे कि आप ये फुट रेस्ट है, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा आगे, थोड़ा पीछे पोजीशन हुआ, रेयर सेट है कंपेयर टू से द मीटियोर जो थोड़ा आगे होता है, जो और ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है। तो थोड़ा सा स्पोर्टी स्टैंड भी देने की इन्होंने कोशिश की है, बट उसके बाद भी लाइक आई सेड इट्स द राइट कॉम्प्रोमाइज दैट यू शुड मेक अगर आपको बाइक को स्पोर्टी बनाना और क्लासिक एलिमेंट्स भी रखने हो। तो वो चीज़ ओवरऑल आई थिंक दे हैव डन अ प्रिटी गुड जॉब। बस हाँ, पिलियन के लिए उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट नहीं है, उतनी ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, और जो आपका बैकरेस्ट आता है वो आपको नहीं दिया गया, बट एज एन एक्सेसरी आप वो ले सकते हो। हालांकि ग्रैब हैंडल्स ऑफ कोर्स आपको दिए गए हैं जो कि मदद करते हैं, बट बैकरेस्ट जो आ जाता है उसका भी थोड़ा बहुत और आराम हो जाता है, और थोड़ी चौड़ी और होती है स्पेशली पीछे वाले के लिए, तो और ज़्यादा मज़ेदार बात हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लासिक की अगर बात करोगे तो स्प्लिट सीट्स आती हैं, फ्रंट वाले के लिए एक इंडिविजुअल बहुत ही कुशनी, बहुत ही कंफर्टेबल फ्रंट सीट आपको मिलती है, फिर पिलियन के लिए एक सीट मिलती है। यहाँ पे एक सिंगल सीट आपको दी गई है जो कि लुक में डेफिनेटली मदद करती है। मिनिमलिस्ट वाला जो इन्होंने इनको लुक क्रिएट करना है उसमें डेफिनेटली मदद करती है, बट लाइक आई सेड पिलियन के लिए अभी भी उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। द स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 2, इट्स अ मोटरसाइकिल जो 5.5 से लेकर 5.10, 5.11 इनफैक्ट 6 फुट के भी होंगे तो आप कंफर्टेबली चला सकते हो, स्पेशली अगर आप शॉर्ट राइडर हो, समबडी लाइक मी हु इज अबाउट 5'6", तो उसके लिए भी बेहद कंफर्टेबल है। 800 mm की आपको सीट हाइट दी गई है, प्लस जैसे कि मैंने कहा नैरो है। सो लेट मी शो यू, आप अपना पाँव पूरे तरीके से नीचे रख सकते हो, जिससे कि ईजी होता है जब आप टर्न्स वर्न्स लेते हो, थोड़े ट्विस्ट वगैरह में अगर आप जाते हो, जैसे हमने गो कार्ट सेशन भी किया तो उस टाइम पे बहुत मदद आपको मिलती है। तो वो जो सीटिंग कंफर्ट है, मतलब जो सीटिंग पोजीशन है स्पेशली शॉर्ट राइडर के लिए, वो एक बेहद कंफर्टेबल निकल कर यहाँ पर आती है। नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है, अगर आप पुरानी वाली रॉयल एनफील्ड से कंपेयर करोगे तो जो वाइब्रेशन लेवल्स हैं वो काफ़ी कंट्रोल्ड हैं, स्पेशली इफ़ यू डू अबाउट 90-95 kmph जो हमने किया। अच्छी रोड्स हैं, अच्छे हाईवेज हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, यू कैन गन इट। हमेशा ग्रंट रहता है, वो लॉन्ग स्टॉक इंजन की जो पहचान है कि टॉर्क जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आपको हमेशा मिलता रहता है। तो वो डिलीवरी जो है उसमें एक बात है कि आप 4th 5th गियर हाईवे पे 5th गियर में कंप्लीटली चला सकते हो, हॉल्ट्स लेने हो, बीचों ब्रेक मारने हो, यू डोंट हैव टू चेंज द गियर, तो वो कोई चीज़ इसमें दिक्कत नहीं आती है, स्पेशली अगर आप हाईवे पे चला रहे हो। चौथा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ब्रेकिंग जो है, मुझे एक्चुअली इसकी बहुत अच्छी लगी है। डुअल चैनल एबीएस ऑफकोर्स आपको मिलता है, बट 2 डिस्क ब्रेक्स हैं। ये सेम सेटअप हमने क्लासिक में भी देखा है। 300 mm का फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, रेयर में 270 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, बाइबर के ब्रेक्स हैं, और डुअल चैनल एबीएस आपको मिल गया। हालांकि इसका जो लोअर वेरिएंट है उसमें अनफॉर्चुनेटली सिंगल चैनल एबीएस ही मिलता है, और उसमें ड्रम ब्रेक आपको एक मिलता है, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। बट अगर आप ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ले रहे हो तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। और ब्रेकिंग जो बाइट है वो मुझे एक्चुअली अच्छी लगी है। शार्प ब्रेक्स हैं, तो कई बार टर्न्स में बहुत मदद करते हैं, एकदम से सडनली ब्रेकिंग करनी है उसमें बहुत मदद करते हैं। कुछ कुछ जगह पे कभी कभी एबीएस की कुछ अजीब सी आवाज़ आती रहती है, या इंट्रूजन कई जगह पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट आई थिंक वो एक यूनिट स्पेसिफिक इशू भी हो सकता है। बट ओवरऑल द ब्रेक्स हैव परफॉर्म्ड रियली वेल अगर आप नॉर्मल रेगुलर कंडीशंस की बात करोगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, और वो ये है कि 350 सीसी का सेम इंजन है जो कि आपको क्लासिक 350 में मिलता है, मीटियोर में मिलता है, बट इसका वेट क्योंकि कम है तो कई जगह पे ज़्यादा स्पोर्टी नजर आती है। शॉर्ट गियरिंग ऑफ कोर्स की गई है, ग्रंट हमेशा रहता है, यू हैव दैट रश ऑल द टाइम, यू कैन पुश इट द वे यू वांट टू। तो जो मैंने बोला कि टॉर्क की अवेलेबिलिटी जो लास्ट पॉजिटिव में बताया, और उसी हिसाब से ट्यून भी किया गया है। इनिशियल गियर्स थोड़े शॉर्ट, फिर उसके बाद में रिलैक्स गियर 4th 5th जो है वो थोड़े रिलैक्स गियर हैं, थोड़ा टॉल गियर रेशियो उनका मिलता है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स की बात हो गई है, अब थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो कि मुझे मुख्य तौर पे लगे। ये जो मेरी राइड रही है रात में, दिन में, हर तरीके के कंडीशंस में, ऑफ कोर्स बहुत ख़राब रास्ते आपको थाईलैंड में मिलते नहीं हैं, बट वो जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस में आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहले इंजन जो है डेफिनेटली टॉर्की है, डेफिनेटली आपको थोड़ा ग्रंट उसमें नज़र आता है, बट हीट बहुत जल्दी हो जाता है, तो हीट मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा बेहतर होना चाहिए था। ये एयर कूल्ड है, बट अब न्यू एज रॉयल एनफील्ड्स में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑयल कूलिंग, प्रॉपर ऑयल कूलिंग जो होती है वो मिल जाए, मतलब लिक्विड कूलिंग जो होती है वो आपको मिल जाए, जिससे कि ये पूरा मामला जो है गर्मी होने का, स्पेशली आपके पाँव जो है वो अच्छे खासे गर्म हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सही हो सकता है। और ये मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि और बाइक्स गर्म नहीं होती हैं। हमने थाईलैंड में चलाया है जहाँ पे, और रात में चलाया है बहुत लंबा, लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा। उस टाइम पर ट्रैफिक बिल्कुल कम था, और एक्चुअली जो एक एयर कूल्ड इंजन को चाहिए होता है, एक बढ़िया एयर, वो उसको मिल रही थी। उसके बाद भी वो गर्म हो गया, जो कि थोड़ा परेशानी करने वाला है। मान लीजिए
अगर आप किसी गर्मी वाले प्रदेश से आते हैं, जैसे कि मैं राजस्थान से आता हूँ, अब वहाँ पे अगर आप ये गाड़ी जून में चलाओगे तो आपकी हालत क्या होगी, तो वो थोड़ा सा जो है मेरे हिसाब से बेहतर होना चाहिए था। शिकायत नंबर 2 कि राइड क्वालिटी जो है, मतलब ठीक है आपकी हैंडलिंग बेहतर हो गई है, फ्लिकेबल हो गई है, बहुत मज़ेदार हो गई है, बट राइड क्वालिटी के मामले में सस्पेंशंस को थोड़ा सा और बेहतर ट्यून, मतलब कंफर्ट वाइज कर दिया जाता तो मज़ा आ जाता। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत ढूंढने पर कुछ खड्डे वड्डे मिल जाते हैं यहाँ पे बैंकॉक में या फिर उसके आसपास वाले एरियाज़ में, बट जहाँ पे भी मिले तो आपको फील हो जाता है कि ये थोड़ा सा स्टिफ है सस्पेंशन, और वो स्पोर्टीनेस देने के लिए, वो फ्लिकेबल बनाने के लिए ज़रूरी भी होता है। मैंने शुरुआत में बोला था कि एक परफेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ जो करना होता है वो इसीलिए कि या तो आप एकदम लेड बैक, एकदम कंफर्टेबल बाइक बना दो, या आप स्पोर्टी बनाओगे तो कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो वो जो कॉम्प्रोमाइज़ आपको नज़र आएगा वो इसके सस्पेंशन सेटअप में नज़र आएगा, और मुझे लगता है कि वो थोड़ा बेहतर होना चाहिए था, स्पेशली अगर इंडियन कंडीशन में अगर आप हो तो उसके हिसाब से अगर ये ट्यून कर दें थोड़ा सा और बेहतर, स्पेशली इंडियन कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत सारे मार्केट्स में बेचते हैं ये, तो वहाँ के लिए हो सकता है कि एकदम परफेक्ट हो सकता है थाईलैंड के लिए एकदम परफेक्ट हो, बट इंडियन कंडीशंस के लिए थोड़ा सा और बेहतर कंफर्ट वाइज ट्यूनिंग होनी चाहिए थी, थोड़े कुशनिंग ज़्यादा होनी चाहिए थी, डैम्पिंग थोड़ी बेहतर होनी चाहिए थी। सो दैट्स दैट। नंबर 3, जो टायर्स हैं 17 इंच के हैं, पीछे वाला 120 सेक्शन का है, आगे वाला 110 सेक्शन का है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। रबर ठीक ठाक है, बट उसके बाद भी जो ग्रिप है ना, वो ग्रिप कुछ कुछ जगह पे, स्पेशली जब आपने एकदम से कुछ टर्न ले रहे हो या लंबा टर्न ले रहे हो या क्विक यू टर्न ले रहे हो, तो उस वक्त ना ऐसा लगता है कि कभी कभी थोड़ा सा स्लिपरी लगा मुझे, हल्का सा स्लिपरी लगा मुझे, जो कि मुझे एक्चुअली क्लासिक में नहीं लगता है या फिर मुझे मीटियोर में नहीं लगता, वो यहाँ पे लगा। अब वो कुछ सर्फेसेस की भी दिक्कत हो सकती है, बट मोटे मोटे तौर पर मेरे को वो कई बार फील हुआ, तो इसलिए मैंने पॉइंट आउट कर दिया। चौथा नेगेटिव, हेडलैम्प जो है, इल्यूमिनेशन जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एलईडी दे ही दो, वैसे दे दोगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यंग लोगों के लिए आप बना रहे हो तो एलईडी दे दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। इनफैक्ट आप सेगमेंट में और बाइक्स को देखोगे, छोटी छोटी बाइक्स में आजकल एलईडीज आ जाती हैं, तो एलईडी दे दो जिसका थ्रो अच्छा हो, प्रोजेक्शन अच्छा हो, तो फिर मज़ा आ जाता है, बट वो चीज़ यहाँ पे मिस आउट करती हुई नजर आती है। बट हैलोजन भी है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि हैलोजन से भी बहुत अच्छा इल्यूमिनेशन हो जाता है, बट ये इसका थ्रो जो है वो बहुत अच्छा आपको नज़र नहीं आएगा, तो वो चीज़ जो है थोड़ी बेहतर होनी चाहिए थी। वैसे जिन रोड्स पर हमने चलाया वो एकदम फुल लिट अप रोड्स थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट कुछ कुछ जगह पे जहाँ पर थोड़ा डार्कनेस था जिन गलियों में, वहाँ पे मुझे फील हुआ कि थोड़ा बेहतर होना चाहिए था। फिर आपको नेसेसरीली हाई बीम ऑन करना पड़ता है, और हाई बीम भी उतना अच्छा थ्रो या इल्यूमिनेशन या जो स्प्रेड है वो उतना अच्छा नहीं ऑफर कर पाता है। तो भैया माइलेज की बात कर लेते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में बात करना मैं हमेशा भूल जाता हूँ, और इसलिए भी मैं बात नहीं करता उसके बारे में, क्योंकि हम जिन कंडीशंस में चलाते हैं तो कई बार हमें थोड़ा तेज़ चलाना होता है गाड़ी को, कभी स्लो चलाना होता है एक्सट्रीमली, कई बार हाई गियर्स में रखना होता है, कई बार लो गियर्स में रखना होता है, तो एक सही अंदाज़ा नहीं लग पाता है, उसके लिए प्रॉपरली आपको लंबे टाइम के लिए चलाना पड़ता है। बट उसके बाद भी अगर मोटे मोटे तौर पे मैं बताऊं तो क्योंकि वेट इसका कंपैरेटिवली कम है क्लासिक 350 से और मीटियोर दोनों से, और ट्यूनिंग भी उस हिसाब से हुई है कि अगर आप रिलैक्स्ड ड्राइविंग कर रहे हो, हाईवे पे चला रहे हो, तो 4th गियर में आप आराम से चला सकते हो। तो मुझे लगता है कि 36-37 kmpl निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर आप बहुत ही अच्छे राइडर हैं तो ऑफकोर्स उससे ज़्यादा निकाल सकते हो, बट somewhere between 33 to 36 is what you can expect, which I think is pretty nice considering हमने जिस हिसाब से चलाई है। तो ये मेरे कुछ ओवरऑल एक्सपीरियंसेस हैं इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में जो मुझे फील हुआ। आई नो ये पूरा कंप्लीटली डिटेल्ड कोई रिव्यू नहीं है, मेरा फर्स्ट इंप्रेशंस हैं, कभी लंबे टाइम के लिए चलाएंगे तो और ज़्यादा बात करेंगे, बट ओवरऑल यही परफॉर्मेंस के बारे में मुझे कहना है। और इसी के साथ में वीडियो को अंत भी कर देते हैं। अब क्योंकि व्हीकल की प्राइसेस आ गई हैं, ऑल्दो जिस दिन हम शूट कर रहे हैं उस दिन हमें नहीं पता है, उसके अगले दिन हमें प्राइसेस पता पड़ेंगी, बट मुझे उम्मीद है 1.6 लाख या 1.7 लाख के आसपास अगर इसे प्राइस कर देते हैं तो एक अच्छी प्राइसिंग ये हो सकती है उन लोगों के लिए जो एक यंग लुकिंग, एक मॉडर्न रोडस्टर लेना चाहते हैं, क्लासिक रोडस्टर मतलब रेट्रो स्टाइल्ड रोडस्टर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये साबित हो सकता है। हाँ, वो कुछ कमियां जैसे एलईडीज़ और ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आ जाती तो मज़ा आ जाता, बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आई होप आपको ये वीडियो के साथ साथ शायद गाड़ी भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भी कमेंट कीजिए, कौन सी चीज़ें आपकी उम्मीदों पे खरी उतरी है वो भी बताइए मुझे, जो नहीं उतरी है वो भी मुझे बताइए। कोई सवाल रह गए हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। Thank you so much people for watching this video.